Okay, welcome back. So we were discussing about diabetes mellitus. Okay, sure. वालेकुम सलाम बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो डायबिटीज़ mellitus के बारे में हमने डिस्कस पहले किया है। उसमें ये था कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ये हार्मोन दैट वाज इंसुलिन। और जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो फास्टिंग कंडीशन में जब ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है तो ग्लूकागॉन नॉर्मलाइज कर रहा होता है। हाँ, ओके। तो दैट वाज द डायग्राम जिसमें हमने ग्लूकोज को भी डिस्कस किया, इंसुलिन को भी डिस्कस किया, ग्लूकागॉन को भी डिस्कस किया। पहली चीज़, ओके वेलकम बैक एग्जैक्टली। बाकी लोगों को बोले जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, मेक इट फास्ट प्लीज़। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। तो पहली जो चीज़ थी कि हमने कहा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। अब डायबिटीज़ कब होएगी? पहली चीज़ हमने कहा कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ लैंगरसेंस, बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रही होती है। पहली कंडीशन कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर प्रोड्यूस होगी तो वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी। जिस तरह आपने पहले कहा था कि सर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है वो कम होती है या नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आप लोगों की ये बात ठीक हो गई कि इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती। एक चीज़, पहली चीज़ कि इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी कंडीशन, इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होती। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, किसी वजह से लीवर हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। दो चीज़, तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर बाइंड होने के बाद इंसुलिन ने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना था, वो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। वो रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। तो उस वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं आएगी। अब मैंने आपको चार चीज़ें बताई हैं, ये चार चीज़ें अगर होंगी तो उसके रिजल्ट में पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज mellitus। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे होगा। कि पहली जो चीज़ है कि ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनिबिट हो जाएगी और फैट्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी वजह से आइलेट्स ऑफ लैंगरसन सेल्स इंसुलिन को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आइलैंड्स ऑफ लैंगरसन सेल्स इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आइलेट्स ऑफ लैंगरसन सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, लीवर से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। चौथी चीज़ कि वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर इंसुलिन ने बाइंड करना था और बाइंड करने के बाद ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना था, तो वी कैन से कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स हैं या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या उनको एंटीबॉडीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिया है। चार, तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो गई है। चार चीजें मैंने बेटा बताई हैं, दोबारा बता देता हूँ, 3 दफा बता देता हूँ, 4 दफा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। ओके, सॉरी, ये बता रहा था, समझ आ गई। ओके, वेल 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 वेल, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये डिस्कस किया है कि जो इंसुलिन है बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रही होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही, एक चीज़। दूसरी, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं,
इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रही। तीसरी चीज, हाइपर मेटाबोलिक स्टेट है, जो लीवर है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को सिंथेसिस कर रहा है। तीन चीजें हो गई। ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली इंक्रीज होना ही होना है अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो। तीसरी चीज ये है कि वो ट्रांसपोर्टर्स जिनके थ्रू ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना था, वो रिसेप्टर्स जिनके थ्रू ग्लूकोज के अंदर जाना था, तो वो रिसेप्टर्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या एंटीबॉडीज ने वो रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। जब वो ऑक्यूपाइड होंगे तो इंसुलिन उनके ऊपर आके अटैच नहीं होगी। इंसुलिन अटैच नहीं होगी तो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। ये चौथी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। ये चार चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो आपको जो डायबिटीज है वो समझ आ जाएगी। ओके, अब इसकी वजह से ना जो इंसुलिन जो इटालियन क्लासिफिकेशन है मेनली डायबिटीज की, वो इसके बेस के ऊपर बनाई गई है। अब डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, उसके अंदर क्या होता है कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके सॉरी। अब इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन है वो दो वजह से हो सकती है, या तो इम्यून मीडिएटेड हो सकती है या आइडियोपैथिक हो सकती है। ये दो काजें हो सकती हैं। ओके, दूसरी जो टाइप है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है और उसके साथ इंसुलिन इनसफिशिएंसी होती है। मीनिंग टू से कि बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरा, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड बाय एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जब एंटीबॉडीज उसको ऑक्युपाई कर लेंगे और वो जो रिसेप्टर्स हैं दैट आर GLUT1 रिसेप्टर्स, GLUT2 रिसेप्टर्स एंड GLUT4 रिसेप्टर्स, ये वो रिसेप्टर्स होते हैं, ये वो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके थ्रू जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह अगर ये रिसेप्टर्स ऑक्युपाई हो गए हैं तो अल्टीमेटली उन कंडीशन में डायबिटीज हो जाएगी। इसके अलावा अदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक बीटा सेल डिस्ट्रक्शंस के, जिसमें जिस डायबिटीज ऑफ ऑनसेट्स ऑफ यंग हो सकता है, मेच्योरिटी जिसको मोडी भी कहा जाता है, MODY, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है बीटा सेल्स फंक्शंस का। इसके अलावा इंसुलिन जिसके अंदर टाइप 1 इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ओके वेल, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ठीक है, बता देता हूँ बेटा। तीसरी जो चीज़ होती है कि एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन जो पेंक्रियाज का फंक्शन है उसकी कोई डिजीज हो गई है। इसके अलावा एंडोक्राइनोपैथीज हो गई हैं लाइक कुशिंग सिंड्रोम हो गया है, एक्रोमेगैली हो गई है जिसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। केमिकल इंड्यूस्ड हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है। ओके बेटा, टीवी बंद हो गया है, नथिंग टू वरी। इसके अलावा अदर जेनेटिक सिंड्रोम हो सकते हैं लाइक टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, डायबिटीज जिस्टेशनल डायबिटीज होती है। मेनली बेटा ये 3 से 4 क्लासिफिकेशन हुई हैं जिसके अंदर डायबिटीज इंस्पाइडस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मेनली इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो जिस्टेशनल डायबिटीज को शो कर रही होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को शो कर रही होती है और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को शो कर रही होती है। अच्छा, इसके लिए ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। क्या आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डायबिटीज मेलाइटस को रूल आउट करने के लिए? इसमें जो पहला टेस्ट इंपॉर्टेंट किया जाता है दैट इज HbA1c। व्हाट इज HbA1c? ग्लाइकेटेड ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, अब इसमें इसका जो लेवल होता है वो मोर देन 6 इज इक्वल टू या मोर देन 6.5% अगर है तो ये एक नॉर्मल लेवल है। अगर इससे इंक्रीज करेगा तो पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज मेलाइटस को शो कर रहा होता है। अब बेसिकली HbA1c क्या होता है? आपको आरबीसीज का पता है, लाइफ स्पैन का भी पता है, हीमोग्लोबिन का भी पता है, ये कैसे कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ों का मेरे ख्याल पता है। अगर नहीं पता तो आप मैं रिपीट कर दूंगा HbA1c को। दूसरा होता है टेस्ट जो कि FPG होता है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है, जो कि बेटा इसका जो लेवल होता है ये 5.5 से 7 भी लिया जाता है। ठीक है, HbA1c का।
लेकिन अगर मोर देन 6.5% तक आ रहा होता है तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डायबिटीज़ के अंदर फॉल करता है कि उसके पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। ओके वेल, ठीक है। दूसरा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे होते हैं उसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल है। अगर मोर देन फास्टिंग में मोर देन इज इक्वल टू 126 mg पर DL आ जाती है तो अगेन ये डायबिटीज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, FPG फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है। अगर इसमें जो हमने कहा था कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो कि 70 से लेके 100 mg पर DL नॉर्मल होता है, फास्टिंग के अंदर हमने बात की थी, और मैंने ये भी कहा था कि बुक के अंदर 110 भी लिखा हुआ है। अगर ये फास्टिंग का इज इक्वल टू या मोर देन 126 mg पर DL आ जाता है, और फास्टिंग एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपने 8 आवर्स तक कुछ भी ना लिया हो, 8 आवर्स के लिए आपने कोई कैलोरिक इनटेक नहीं ली, कोई कैलोरी नहीं ली, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जो आके आपकी न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा दे, जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दे, तो जब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज इक्वल टू या मोर देन 126 mg पर DL होएगा और उस बंदे ने लास्ट 8 आवर्स में कोई चीज़ भी नहीं ली होगी, तो उस कंडीशन में भी ये डायबिटिक क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेगा। दो हो गई। तीसरा होता है कि 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज होता है। अब जो 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज होता है उसमें अगर उसके ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg पर DL आ रहा है ड्यूरिंग और आफ्टर OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद, अगर उसका 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो कि मोर देन 200 mg पर DL आ रहा है तो अगेन ये फॉल करेगा डायबिटीज़ के अंदर। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन बेटा, ए पर्सन विद परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया के क्राइसिस हैं उसके अंदर, जिसमें उसका जो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज है वो मोर देन 200 mg पर DL है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट है या हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस आ रहे हैं और उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मोर देन 200 mg पर DL है, तो उसको भी डायबिटीज के अंदर फॉल होगा, ठीक है। तो ये 4 ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं या क्राइटेरियाज हैं फॉर डायग्नोसिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। पहला HbA1c, दूसरा FPG फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि मोर देन 200 mg पर DL, सॉरी फास्टिंग प्लाज्मा जो ग्लूकोज है वो मोर देन इज इक्वल टू 126 mg पर DL है, लेकिन फास्टिंग में उस बंदे ने लास्ट 8 आवर्स से कोई कैलोरिक इनटेक ना किया हो। इसके अलावा 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल है, अगर कंसिस्टेंटली मोर देन 200 mg पर DL आ रहा है, एग्जैक्टली बेटा OGTT में शुगर खिला के उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चौथी कंडीशन, उस पेशेंट्स के अंदर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट हैं या हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस हैं, तो उस कंडीशन में भी उसके जो ग्लूकोज का लेवल है अगर मोर देन इज इक्वल टू 200 mg पर DL आ रहा है तो वो भी फॉल करेगा डायबिटीज़ के अंदर। तो ये 4 तरह से इस पेशेंट्स को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को इवॉल्वेट किया जा सकता है कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं स्लाइड के ऊपर के स्लाइड्स के में क्या क्या मेंशन किया गया था, कि ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था मेरा, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज का लेवल किस तरह नॉर्मलाइज किया जाता है और किस तरह इसके लेवल को मेंटेन किया जा रहा होता है। तो एग्जैक्टली जो इंसुलिन है ये उन कंडीशन में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रही होती है जब आप नॉर्मली ग्लूकोज इनटेक कर रहे होते हैं, जब आप खाना ले रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ले रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स ले रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस जिसमें आपने खाना नहीं खाया होता, आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम जो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के थ्रू, दैट इज द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। ओके, तो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, इधर इम्यून मीडिएटेड टाइप 1, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, तीसरा जेस्टेशनल और इन्वायरमेंटल जेनेटिक डिफेक्ट्स, इन्फेक्शंस या सर्टेन ड्रग्स।
ये वो कंडीशंस हैं जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। अब उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि जिस तरह हमने कहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है ये या तो इम्यून मीडिएटेड हो सकती है या इडियोपैथिक हो सकती है, ठीक है। तो उस रिजल्ट में क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएगा। दैट इज अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, कि वो इंसुलिन जो कि प्रोड्यूस हो रही है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इंसुलिन बेशक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर बाइंड ही नहीं कर सकती, क्योंकि रिसेप्टर्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं बाई एंटीबॉडीज, या जो रिसेप्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। अब वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, दैट आर GLUT1 रिसेप्टर, GLUT2 रिसेप्टर एंड GLUT4 रिसेप्टर्स। ये 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इंसुलिन बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद सेल के अंदर इनसाइड द सेल जा रही होती है। ओके वेल, इम्यून मीडिएटेड कैसे हो सकती है बेटा, अगर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी तो वो एंटीबॉडीज जो रिसेप्टर्स हैं उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनके ऊपर आके अटैच हो जाती हैं। जैसे ही रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होएंगी तो वहाँ पे इंसुलिन आके अटैच नहीं हो सकेगी। अगर इंसुलिन अटैच नहीं होएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज अगेन ए हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। ओके बेटा, टाइप रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी कि बस टाइप 1 है और टाइप 2 है, ये ऐसा नहीं होने वाला। हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप 1 जो है ये टाइप 1 क्यों है, टाइप 2 क्यों है, ठीक है। तो पहली जो चीज़ मैंने ये बताई है कि टाइप 1 के अंदर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, कि बीटा सेल बिल्कुल होते ही नहीं है। इसके रिजल्ट में या 2 चीज़ें बताई हैं मैंने, वन इज या तो इम्यून मीडिएटेड होती है। इम्यून मीडिएटेड के अंदर ये होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और वो ऑटो एंटीबॉडीज रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। दूसरी कंडीशन आइडियोपैथिक हो सकती है। दैट इज अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अगर हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करें तो टाइप 2 के बारे में ये है कि दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, के बीटा सेल्स तो हैं लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि रिसेप्टर्स जो इंसुलिन को मिलने थे, जिनके ऊपर उसने अटैच होना था, अटैच होने के बाद ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना था, वो रिसेप्टर्स नहीं मिल रहे, वो रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। अदर स्पेसिफिक टाइप्स हो सकती हैं जिसमें हमने एक मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग के बारे में डिस्कस किया है, मोडी के बारे में डिस्कस किया है। तो ये एक जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल्स फंक्शन होता है, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसके अलावा टाइप टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है जिसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन के अंदर प्रॉब्लम आता है कि इंसुलिन नॉर्मली जो ग्लूकोज को सेल के इनसाइड भेजना होता है वो नहीं भेज सकती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा अदर कंडीशंस में जो पेंक्रियाज है उसका कोई ट्यूमर हो सकता है, पेंक्रियाज की कोई डिजीज हो सकती है जिस वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ये बीटा सेल्स सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, इंसुलिन बीटा सेल्स की सप्रेशन हो गई है। इसके अलावा एंडोक्राइनोपैथीज हो सकती हैं, लाइक कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, लाइक एक्रोमेगैली हो सकती है। इस इंस्टेड ऑफ दैट केमिकल इंड्यूस्ड हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पेशेंट ले रहा है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक रूबीला इन्फेक्शन हो गया है, साइटोमेगालोवायरसेस इन्फेक्शन होना शुरू हो गए हैं। अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स हो सकती हैं, लाइक टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये वो ऐसी कंडीशंस हैं जो मेनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस काज कर रही होती हैं। एंड थर्ड वन इज जिस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस।
जिसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर ऑक्यूपाइड बाई HCG, ह्यूमन क्रोनोगोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो होता है वो जाके रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। उसलिए जो इंसुलिन जिसने GLUT2, GLUT1 और GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू इंसुलिन को इनसाइड द सेल होता है, दैट रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाई HCG। ठीक है, ओके। तो इस तरह हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, ईदर इम्यून मीडिएटेड जिसमें हमने टाइप 1 का डिस्कस किया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसमें हमने टाइप 2 के बारे में डिस्कस किया है, एंड थर्ड वन इज जिस्टेशनल डायबिटीज जिसमें हमने HCG के बारे में डिस्कस किया है कि ये रिसेप्टर्स को जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें हमने डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स में लाइक जेनेटिक लाइक सिंड्रोम हो सकते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, लाइक मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग मोडी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह केमिकल इंड्यूस्ड हो सकती है ह्यूमन क्रोनिक न्यूरोट्रोफिन हार्मोन, HCG स्टैंड्स फॉर। ठीक है, अब ये बेटा प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है, हार्मोन है दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा। सर्टेन इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक साइटोमेगालोवायरसेस इन्फेक्शन हो सकते हैं, रूबीला हो सकते हैं, और इसके अलावा सर्टेन ड्रग इंड्यूस हो सकती हैं। ड्रग क्या करते हैं, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हो सकता है बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन काज करवा दिया है। तो इस तरह एक डायबिटीज़ को ब्रॉडली टर्म के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसके अंदर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इधर इम्यून मीडिएटेड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिस्टेशनल और अदर इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, इन्फेक्शियस और सर्टेन ड्रग इंड्यूस्ड डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। ओके, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल एग्जैक्टली। थर्ड वन इज डायबिटीज इंस्पाइडस होती है, मेच्योरिटी मोडी होती है, मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग। तो ये मल्टीपल टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अब अगर हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म मेंटेन नहीं होएगा तो उसके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब डायबिटीज मेलाइटस अगेन उसको देख लेते हैं। हाँ जी, HCG रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज ए डिजीज इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्स टू हार्मोन इंसुलिन इज इम्पेयर्ड। ओके वेल, यहाँ पे एक डेफिनेशन और आपको मिल जाएगी कि एक डिजीज जिसमें बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स टू हार्मोन इंसुलिन इज इम्पेयर्ड। अब पहली चीज़ ये है कि या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो इनसफिशिएंट अमाउंट में है। तीसरी कंडीशन कि जहाँ पे उसने जाके अटैच होना है, रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होना है, वो रिसेप्टर्स ही नहीं मिल रहे, इसलिए रिजल्टिंग इन abnormal metabolism of carbohydrates and elevated level of glucose in the blood. That definition is taken from the Google. Okay, ये जो definition है बेटा ये Google की है। If there will be a question how many types of DM that what will बेटा mainly अगर type 1 type 2 डायबिटीज mellitus ली जा रही होती है और gestational डायबिटीज mellitus ली जा रही होती है, ये तीन, और चौथी डायबिटीज इंस्पाइडस, ये मेनली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के अंदर आती हैं। तो ये चार डायबिटीज़ की चीज़ें अंदर आती हैं। वन इज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंस्पाइडस। इवन के मोडी को भी नहीं लिया जा रहा होता। मोडी जो है बेसिकली ये टाइप 2 के अंदर फॉल कर रही होती है। ओके बेटा, चार टाइप्स आप लिख सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, जिस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंस्पाइडस। और जो मूडी है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ये टाइप 2 के अंदर फॉल कर रही होती है। ठीक है, और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये जो पहली डेफिनेशन है, डिसीज इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिस्पांस टू हार्मोन इंसुलिन इज इम्पेयर्ड रिजल्टिंग इन abnormal मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दैट इज टेकन फ्रॉम द गूगल। तो मल्टी सिस्टम डिजीज होती है रिलेटेड टू इसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं होगी, इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन,
यूटिलाइजेशन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये मल्टी सिस्टम डिसीज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती या उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, और उसके रिजल्ट में जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट है वो इम्पेयर्ड। तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये चीज़ें फॉल करती हैं उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। ओके, इसमें लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, अडल्ट ब्लाइंडनेस है और नॉन ट्रोमेटिक लोअर लिम्ब एम्पुटेशन है। अगर आप इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएं, इसकी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाएं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। मेनली आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो ये तीन तरह से मेनली पैथीज काज कर रही होती हैं। डायबिटीज़ मेनली न्यूरोपैथी काज कर रही होती है, नेफ्रोपैथी काज कर रही होती है और रेटिनोपैथी काज कर रही होती है। इसलिए लीडिंग काज ऑफ हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, अडल्ट ब्लाइंडनेस है और नॉन ट्रोमेटिक लिम लोअर लिम एम्पुटेशन मेनली पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है। अब नॉर्मल इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस ये चीज़ें की हैं एक ओवरव्यू के अंदर के प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज, जिसमें पेंक्रियाज के सेल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पेंक्रियाज के अंदर दो तरह से टिश्यू प्रेजेंट होती हैं और वो दो तरह से टिश्यू क्या की थी, दैट वाज एसिनाई एंड अदर वाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। अब एसिनाई क्या करते हैं सॉरी डायबिटिक बेटा रेटिनोपैथी के थ्रू, कि रेटिना जो होता है ना, इसको डुअल ब्लड सप्लाई नहीं होती, अनास्टोमोटिक सप्लाई नहीं होती। जब ग्लूकोज के मालिक्यूल्स वहाँ पे जाते हैं तो जो रेटिनल आर्टरी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब रेटिनल आर्टरी ब्लॉक होएगी तो रेटिनल आर्टरी, रेटिना को डुअल ब्लड सप्लाई होती नहीं है, कोलेटरल सर्कुलेशन होती नहीं है। एक दफ़ा अगर रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो गई तो परमानेंटली रेटिना डैमेज हो जाता है, इसलिए ये ब्लाइंडनेस काज कर रही होती है। ओके, हम बात कर रहे थे एसिनाई के बारे में। तो एसिनाई क्या थे मेनली कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट कर रहे होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस ड्यूडेनम के अंदर जा रहे होते हैं। दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये बेसिकली कंपोज्ड ऑफ बीटा सेल, डेल्टा सेल और अल्फा सेल है। अब जो बीटा सेल्स हैं वो दो तरह की सेक्रेशन देते थे जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। वन वाज इंसुलिन एंड अदर वन इज अमाइलिन। जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं और जो डेल्टा सेल्स हैं ये साइटोस्टेटिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और एक और टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनको पीपी सेल्स कहा जाता है, लेकिन जो पीपी सेल्स हैं पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स, तो इनका जो फंक्शंस है दैट इज अननोन। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेट नॉर्मल ग्लूकोज रेंजेस जो कि 3.9 से लेके 6.57 मिलीमोल पर लीटर्स है। बेटा एसिनाई सेक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेक्रीशंस आ रही होती हैं ये पेंक्रियाज से आ रही होती हैं, गॉल ब्लेडर से आ रही होती हैं, लीवर से आ रही होती हैं और स्टोर होती हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के अंदर। एसिनाई ACNI एसिनाई ये सेल्स होते हैं, ये टिश्यू बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। ओके, बेटा रिपीट क्या करना है, सेल्स रिपीट करने हैं बेटा, सेल्स। ओके, मैं बेटा रिपीट कर देता हूँ लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट कर चुका हूँ। अल्फा सेल्स होते हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि जो पेंक्रियाज है ना उसके अंदर दो तरह की टिश्यू पड़ी होती हैं। अब जो दो तरह की टिश्यू हैं, एक टिश्यू का नाम है एसिनाई ACINI और दूसरे का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या बीटा सेल्स हैं। ठीक है, तो जो एसिनाई होती हैं इन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना होता है इनटू द ड्यूडेनम। अब ये जो डाइजेस्टिव सेक्रेशंस आ रही होती हैं ये डेफिनेटली पेंक्रियाज से आ रही होती हैं, लीवर से आ रही होती हैं और गॉल ब्लेडर से आ रही होती हैं और हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर के ऊपर ये स्टोर हो रही होती हैं। जैसे ही खाना ड्यूडेनम के अंदर आता है हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर रिलैक्स होता है और वो सारी सेक्रेशंस ड्यूडेनम के अंदर चली जाती हैं ताकि मज़ीद खाने की ब्रेक डाउन हो सके। अब जो दूसरे सेल्स होते हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
अब वो जो 3 तरह के सेल्स हैं उनके अंदर अल्फा सेल्स हैं, उनके अंदर बीटा सेल्स हैं, उनके अंदर डेल्टा सेल्स होती हैं। अब जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन और अमाइलिन को सिक्रीट करते हैं, और जो अल्फा सेल्स होते हैं ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं। ओके। ओके, तो इस तरह ये सिक्रीशन देने के बाद जो इंसुलिन है सिक्रीट होती है। इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद ये ब्लड का हिस्सा बनती है, ब्लड का हिस्सा बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये टारगेट एरिया तक पहुंचती है। टारगेट एरिया इसके रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही बैर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ये GLUT1, GLUT2 और GLUT4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ग्लूकोज को सेल का हिस्सा बना देती है, इनसाइड द सेल भेज देती है। जैसे ही इनसाइड द सेल आएगा तो ये सेल के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है वो दैट विल बी इनहिबिटेड, और ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल के अंदर, टिश्यू के अंदर, लिवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ओके। अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो 100 से लेके, और सॉरी 70 से लेके 110 mg पर DL होती है। तो ये नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल एक होम्योस्टैटिक रिस्पांस को मेंटेन किया जा रहा होता है, और जो कि 3.9 से लेके 6.7 मिलीमोल पर लीटर है। इसमें क्या होता है कि प्रमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एनालॉग्स ए की दैट अनलॉक्स द सेल डोर टू अलाउ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। अब होता क्या है कि ये एक लॉक एंड की मॉडल है। अगर जो इंसुलिन है दैट एक्ट एज ए की, अगर की नहीं आएगी तो डेफिनेटली लॉक विल नॉट बी ओपन। अगर लॉक ओपन नहीं होएगा तो इनसाइड द सेल ग्लूकोज नहीं जाएगी। तो जो इंसुलिन है दैट इज एक्टिंग एज ए की एंड सेल मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज ए लॉक। जैसे ही इंसुलिन आएगी तो दैट लॉक विल बी ओपन, ग्लूकोज विल ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ठीक है, तो बैर जो हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट कर रहा था दैट विल बी कन्वर्टेड टू होम्योस्टैटिक रिस्पांस। इसके अलावा इंसुलिन आफ्टर द मील इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के रिजल्ट में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है। इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होएगा तो ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन। पहली जो चीज़ है कि जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगी, ग्लूकोज जाने के रिजल्ट में जितनी सेल की रिक्वायर्ड अमाउंट में होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट विल बी स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन। इसके अलावा दूसरा काम इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली क्या है, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, लाइक फैट यूटिलाइज हो रहे होते हैं, अमाइनो एसिड यूटिलाइज हो रहे होते हैं, प्रोटीन यूटिलाइज हो रही होती हैं, कीटोन यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं हो रहे होते, ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब आप फास्टिंग कंडीशन पे होती हैं, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। तीसरी कंडीशन इनहांस फैट डेपोजिशन इन दी एडिपोज टिश्यू। तीसरा काम ये करेगी कि इंसुलिन के फैट को एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपॉजिट करवा देगी। अब ये फैट कब यूज़ होएगी, जब आप फास्टिंग कंडीशन पे होंगे। ये फैट यूटिलाइज होने के बाद ग्लूकोज के मालिक्यूल्स प्रोडक्शन में हेल्प आउट होएगी। इसके अलावा इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ये 4 काम उस टाइम होंगे जब आप खाना खा रहे होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसमें इंसुलिन स्टिमुलेशन हो रही होती है और वो पेशेंट डायबिटिक नहीं होता। अब अगर हम फास्टिंग कंडीशन पे हैं, ये वो सारा मैकेनिज्म था जिसमें आपने खाना खाया है। अभी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपने खाना नहीं खाया, आप फास्टिंग स्टेट के अंदर हैं। अगर जब आप फास्टिंग स्टेट में हैं तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन दैट इज ग्लूकागॉन ये स्टिमुलेट होएगा, और जितनी भी स्टोर ग्लाइकोजन पड़ी थी उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब नॉर्मल मैकेनिज्म में एक दफ़ा देखिएगा कि जब इंसुलिन सिक्रीट होती है तो इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा फैट डेपोजिशन बढ़ा देती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को इनक्रीज कर देती है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है। ये 4 काम करती हैं। अब ये जैसे ही आप खाना नहीं खाते तो ये चारों काम रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं।
अब ये चारों काम रिवर्स कैसे होते हैं? ओके, तो ये जो चारों मैकेनिज्म है दैट विल बी रिवर्स्ड। कब रिवर्स होंगे? जब आप फास्टिंग स्टेट के अंदर होंगे। लाइक काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन दैट इज ग्लूकागान, ये एक्टिवेट होएगा और ग्लूकागान क्या करेगा कि जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी थी उसको अगेन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। वो जो फैट डिपॉजिट्स हुई पड़ी थी उसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ताकि ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज किया जा सके। और इसके अलावा लिपोलाइसिस करवाएगा, फैट जो स्टोर पड़े थे उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा और प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, जिसके रिजल्ट में जो अमाइनो एसिड हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखिएगा कि जब इंसुलिन प्रोड्यूस हुई थी तो उसके रिजल्ट में फैट डेपोजिशन हुई थी। अब जैसे ही फैट डेपोजिशन होगी तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज अनअवेलेबल होएगी, जब आप फास्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं, तो दैट फैट विल बी यूटिलाइज्ड। इसकी ब्रेक डाउन होगी और इसके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को लिपोलाइसिस कहा जाता है। इसी तरह जब इंसुलिन सेक्रेट हुई थी तो उसने प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाया था। अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस ग्लूकागॉन क्या करेगा? इसकी प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, अमाइनो एसिड की फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करवाएगा और अगेन एनर्जी सोर्स के तौर पे इसको यूटिलाइज किया जा रहा होगा। तो ये वो फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मली इंसुलिन और ग्लूकागॉन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमेशा एक दूसरे के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन हैं, एक दूसरे को काउंटर रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर इंसुलिन सिक्रीट होती है, कब सिक्रीट होएगी? जब आपने खाना खाया है। खाना खाने के बाद आपने इंसुलिन को सिक्रीट करवाया, इंसुलिन ने ये चार काम किए। जब आपने खाना नहीं खाया, फास्टिंग कंडीशन में हुए, तो दीज फोर फंक्शंस दैट आर रिवर्स्ड, that are that are stimulated by the glucagon। तो ग्लूकागॉन ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन इज ए प्रिंसिपल हार्मोन दैट रेगुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द मोस्ट सेल, प्राइमरी मसल्स एंड फैट सेल्स, बट नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंसुलिन रिक्वायर्ड ही नहीं होती। काउंटर रेगुलेट का मतलब है कि बेटा एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे, फास्टिंग कंडीशन में होंगे, तो ग्लूकागॉन एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप खाना खा लेते हैं तो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है। बेटा कौन सी स्लाइड की समझ नहीं आई? ये इंसुलिन स्टिमुलेशन मैकेनिज्म की समझ नहीं आई? बेटा इसमें ये है कि अगर आपने खाना खा लिया है, खाना खाने के रिजल्ट में इंसुलिन सिक्रीट होती है। इंसुलिन जैसे ही सिक्रीट होएगी तो ये चार काम होते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें आप फास्टिंग स्टेज पे हैं, आपने खाना नहीं खाया, तो यही जो चारों काम है दैट विल बी रिवर्स्ड। जो ग्लूकागॉन स्टोर हुई थी, ग्लाइकोजन स्टोर हुई थी, ग्लूकागॉन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस इनिबिट हुई थी वो अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करवा देगा। जो फैट की डेपोजिशन हुई थी उसको फैट को ब्रेक डाउन करवा देगा। और जो प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज हुई थी, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन करवा देगा, प्रोटियोलाइसिस करवा देगा। ये चार चीज़ें कॉमन थी। ओके, तो इफ़ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको इंसुलिन रिक्वायर्ड ही नहीं होती।
वहाँ पे जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं दैट आर डायरेक्ट यूटिलाइज्ड बाय द न्यूरॉन्स, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर वर्स देन हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज है तो उसमें पेशेंट्स जो है वो कोमा में जा सकता है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज है तो उसमें पेशेंट्स हाइपो जो का हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर वर्स देन हाइपरग्लाइसीमिया। जो हाइपोग्लाइसीमिया है इसमें जो पेशेंट है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकता है, अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर सकता है। लेकिन अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो इसमें जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं दैट आर डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया इतना वर्स्ट नहीं है। अब insulin is a principal hormone that regulates the uptake of glucose from the blood into the more cells जिसमें primary muscles और fat cells होते हैं but not the central nervous system. Therefore, deficiency of insulin or insensitivity of its receptors play a central role in form of all diabetes mellitus. अब इसमें क्या होता है कि या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, ये जो रिसेप्टर्स थे वो सेंसिटिव ही नहीं रहे, उनके ऊपर आके इंसुलिन अटैच ही नहीं हो रही, इनसेंसिटिविटी हो गई है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड आर कन्वर्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स टू मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज। अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के ब्लड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनको जो टिश्यू हैं वो एज ए फ्यूल यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जो हैं ये इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन रिलीज होने के बाद इनको सेल के अंदर भेज रही होती है। अगर किसी वजह से ये सेल के अंदर नहीं जाएंगे तो इनकी यूटिलाइजेशन है नॉर्मली वो नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड आर कन्वर्टेड वेर इन अ फ्यू आवर्स टू मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट्स found in the blood and usually by the body as the fuel. The insulin is released into the blood by the beta cell found in the islets of Langerhans in the pancreas in response to rising level of blood glucose. जैसे ही आपने खाना खाया ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज होने के रिजल्ट में पेंक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं दैट विल बी स्टिमुलेटेड। जैसे ही वो स्टिमुलेट हुए तो उन्होंने इंसुलिन को रिलीज किया। अब इंसुलिन जैसे रिलीज हुई उसने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना शुरू कर दिया ताकि सेल उनको एज ए फ्यूल यूटिलाइज कर सके। Typically after eating, insulin is used by about two-thirds of the body cell to absorb glucose from the blood for use as a fuel, for conversion to other needed molecules or for the storage. अब जैसे इंसुलिन सिक्रीट होएगी, इंसुलिन सिक्रीट होने के रिजल्ट में वो जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज थी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। दूसरा प्रोसेस ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस इनिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन इज आल्सो द प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल फॉर कन्वर्जन ऑफ ए ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर इटरनल स्टोरेज इन द लीवर एंड मसल सेल्स। अब जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज थी उसको ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर कर दिया गया है, स्पेशली इन द लीवर एंड द मसल एंड द स्केलेटल मसल सेल्स। इसके अलावा हायर ग्लूकोज लेवल रिजल्ट्स बोथ इन द रिड्यूस रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करते। जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहना शुरू कर देता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इज़ इनसफिशेंट। अब यहाँ पे बात ये लिखी हुई है कि जब इंसुलिन की अमाउंट सफिशेंट नहीं होएगी, कम प्रोड्यूस होएगी तो उसके रिजल्ट में द सेल इफ़ द सेल रिस्पॉन्स पोअरली टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन उसने ये कहा है कि इंसुलिन जो कि प्रोड्यूस हो रही है वो इनसफिशेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेल हैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई है या रेजिस्टेंस हो गई है। देयर कैन बी अ परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसलिए क्या होगा कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा।
जब ब्लड बैर ज़्यादा रहेगी तो उसके रिजल्ट में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी वो नहीं होगी, और अदर मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी। लाइक एट द एंड जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब जो ग्लूकोज है वो सेल एज ए फ्यूल यूज़ कर रहा होता है, तो जब ग्लूकोज नहीं मिलेगी सेल को तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होती है। अब अगर ये इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अल्टर्ड होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ है, ये हॉलमार्क ऑफ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ भी इसको कहा जाता है, जिसके रिजल्ट में जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी दैट विल डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। अब हमने क्या कहा था कि जब आप खाना खाते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होती है, और ये इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज रही होती है, और जो सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज बच जाती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाती है। और अब जैसे ही इंसुलिन कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी। जब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होगी सेल के अंदर तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रह जाएगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लूकोजिनोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ग्लूकोजिनोलाइसिस होएगी हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में ग्लूकोसूरिया होएगा। और ग्लूकोसूरिया क्या करता है कि ओस्मोटिक डायूरेसिस करवाता है। जैसे ही ओस्मोटिक डायूरेसिस होएगी तो ओस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से पोलीयूरिया होएगा, और पोलीयूरिया के रिजल्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो दैट विल लीड टू पोलीडिप्सिया। अब ये बता दें कि पोलीयूरिया क्या है, पोलीडिप्सिया क्या है, और पोलीफेजिया क्या है। उसके बाद इसको वाइंड अप कर लेते हैं। पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया ये कॉमनली सिम्टम्स लिए जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, कि पोलीयूरिया हो रहा होता है, पोलीडिप्सिया हो रहा होता है, और पोलीफेजिया हो रहा होता है। जल्दी बताएं। ओके, ज़्यादा प्यास लगना पोलीडिप्सिया। पोलीफेजिया क्या है? पोलीयूरिया एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है। ओके, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट, एंड पोलीफेजिया एक्सेसिव हंगर। ठीक है, तो ये हॉल मार्क्स हैं, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ हैं। अब ये होते कैसे हैं बेसिकली, ये स्लाइड अगेन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इंसुलिन खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन का सफिशिएंट अमाउंट में होना ज़रूरी होता है। ओके वेल, ठीक है। तो अगर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम होएगी। जब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम होएगी तो दैट विल इंक्रीज ग्लूकोजिनोलाइसिस। ओके ओके बेटा, बस ये इस स्लाइड्स को तो कर लेते हैं ना। बेटा जब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होएगी तो ग्लूकोजिनोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। ग्लूकोजिनोलाइसिस ये होती है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में पड़ी थी ना दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब जैसे ही ग्लूकोजिनोलाइसिस ज़्यादा होएगी तो उसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी थी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होएगी। ग्लूकोज के अंदर जितनी ज़्यादा कन्वर्ट होएगी तो दैट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। अब जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया हो गया दैट विल लीड टू ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया ओस्मोटिक डायूरेसिस करवाएगा। ओस्मोटिक डायूरेसिस में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होएगी, दैट इज पोलीयूरिया। और पोलीयूरिया के रिजल्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे दैट विल लीड टू पोलीडिप्सिया। अब एक कंडीशन ऐसे है कि जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होएगा तो दैट विल ट्रिगर लिप्टन। ये रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, ये अगेन एक हार्मोन होता है
जो कि हंगर को इंक्रीज करवा देता है। तो लेप्टन एक्टिवेट हो जाएगा और ये हंगर जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करवा देगा और उसको कहा जाता है पोलीफेजिया। ये चार से पांच ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन बेटा ये आप लोगों को आज इजीली समझ आ जाएगी, सिर्फ देख लेते हैं, उसको हम रिपीट दोबारा कर लेंगे। ये 3 स्लाइड्स देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन की पहले देख लेते हैं। प्रोटीन में ये होता है कि जैसे इंसुलिन की इनसफिशिएंसी होएगी तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगी? ये ग्लूकोज न्यूजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी। अमाइनो एसिड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा दैट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो उसकी वजह से वेट लॉस और फटीग होना शुरू हो जाएगी। अब ये फैट पड़ी होती है मसल्स के अंदर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि वेट लॉस कैसे होता है। ये अगर आप अपनी पोर्ट की बुक भी ओपन करेंगे तो उसमें एक सिनेरियो के साथ ये भी डिस्क्राइब किया गया कि पेशेंट्स को वेट लॉस और फटीग कैसे होती है। हमने ये कहा था कि जो ग्लूकोज होती है सेल उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो जब फ्यूल सेल के अंदर नहीं जाएगा तो दैट विल लीड टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। लैक्टिक एसिड अकमुलेट होएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी, दैट विल लीड टू फटीग। सॉरी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने ये कहा था कि जो जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, स्टोर पड़ी होती हैं मसल्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोजिनोलाइसिस होएगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अमाइनो एसिड से। जैसे ही अमाइनो एसिड यूटिलाइज होंगे या वो फैट यूटिलाइज होएगी तो उसके रिजल्ट में फैट की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। और बॉडी के अंदर जैसे ही फैट की डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल लीड टू वेट लॉस। बस बेटा ये एक स्लाइड और देख लेते हैं जिसमें अच्छा अल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म। अब फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी दैट विल लीड टू लिपोलाइसिस, और इसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे प्लस कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे ही कीटोन प्रोड्यूस होते हैं तो ये कीटोएसिडोसिस को लीड करते हैं और ये अगेन वेट लॉस को लीड कर रहा होता है। तो ये कीटोएसिडोसिस अगेन एक इसमें अच्छा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर कि ये कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने के रिजल्ट में लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाती है जिसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। फ्री फैटी एसिड जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं तो साथ में कीटोन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये कीटोएसिडोसिस प्लस वेट लॉस कर रही होती है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लीवर सिरोसिस और ये डायबिटीज़ को अगेन रिपीट कर लेंगे। डायबिटीज़ को जिसमें हमने टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था जिसमें हमने आज डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं ये डिस्कस किया है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या था, टाइप 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस क्या थी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। अगर इसमें आपके पास कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लीवर सिरोसिस को रिपीट कर लेंगे विद इन 15 मिनट या 30 मिनट्स। उसके बाद हम इसको अगेन कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अब बेटा नहीं, ये मिड टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं, इजीली कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। बाकी जो पहले हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड। इसके अंदर लीवर सिरोसिस है, CVA है, शॉक है, और चौथा टॉपिक रीनल फेलियर है। और इस सैटरडे को आपका रीनल फेलियर का टेस्ट भी है। अगेन आप लोग रिमाइंडर ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा कि इस सैटरडे को आपका रीनल फेलियर का टेस्ट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। और डेफिनेटली ये 4 टॉपिक बेटा इंक्लूड होंगे। ओके, बाय बाय। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एज सुन एज पॉसिबल।